हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। हमारे एक सब्सक्राइबर ने मेरे साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर की थी, तो मैंने सोचा कि मैं वो स्टोरी आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। ये स्टोरी है सलीम साहब और नादिया की। इनकी अभी कुछ अरसा पहले ही शादी हुई थी। शादी के कुछ महीने बाद इन्होंने इरादा किया कि हमें कहीं छुट्टियां गुजारने के लिए जाना चाहिए। इन्होंने इरादा किया कि हमें क्यों ना नारान और कागान जाना चाहिए। मौसम भी अच्छा है, सर्दियां भी हैं और हम वहाँ पे कुछ दिन गुजार के आएं। तो सलीम साहब ने एक दिन अपनी गाड़ी को तैयार करना शुरू किया। उसका पानी, उसका तेल वगैरह चेक किया और नादिया ने अपने सामान की तैयारी की। कुछ खाने पीने की चीज़ें, गरम कपड़े वगैरह गाड़ी में रखना शुरू कर दिए और सफ़र की तरफ रवानगी शुरू हो गई। चलते चलते काफ़ी रात हो चुकी थी। हम जानते हैं कि नारान कागान जाते हुए कुछ ऐसे रास्ते होते हैं जो काफ़ी ख़तरनाक हैं, काफ़ी आड़े तिरछे रास्ते हैं। कुछ ऐसे रास्ते भी आते हैं जहाँ पे लाइट या रोशनी बिल्कुल नहीं होती। ये जा रहे थे अपनी मंजिल की तरफ। रात के तकरीबन 8:30-9 बजे होंगे। कंप्लीट अंधेरा था और फॉग भी थी। सलीम साहब गाड़ी चला रहे थे और नादिया साथ वाली सीट के ऊपर सो रही थी। काफ़ी अंधेरी रात थी, फॉग भी थी। आड़े तिरछे रास्तों पे चलते हुए अचानक सलीम साहब ने ज़ोर से ब्रेक लगाई और ऐसे लगा कि उनकी गाड़ी को किसी ने हिट किया है और एक चीख की आवाज़ आई, जैसे कोई बच्चा गाड़ी के साथ टकराया हो। सलीम साहब की ब्रेक लगाने पर नादिया एकदम चौंक के उठ गई और कहने लगी, क्या हुआ? सलीम साहब कहने लगे कि कोई चीज़ मेरी गाड़ी से टकराई है, अल्लाह करे कि कोई बच्चा ना हो। उन्होंने गाड़ी को वहीं पे रोका और दोनों गाड़ी से बाहर आ गए। सलीम साहब ने टॉर्च को जलाकर गाड़ी के इर्द गिर्द देखना शुरू किया। आखिर में उनकी नज़र गाड़ी के नीचे पड़ी तो उनको गाड़ी के नीचे एक बिल्ली का बच्चा नज़र आया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर उस बिल्ली के बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश की और उसको दुम से पकड़ के ये कहने लगे, ओह अच्छा, ये तो एक बिल्ली का बच्चा था जो मेरे ख्याल में हमारी गाड़ी से टकराकर अब मर चुका है। ये देखकर नादिया की हालत तो बहुत ख़राब हो गई। आलमोस्ट वो चीखने चिल्लाने लगी। सलीम साहब ने उस बिल्ली के बच्चे को सड़क के एक किनारे जाकर झाड़ियों के पीछे फेंक दिया। उनके ये करने पर नादिया बहुत गुस्से में आई और कहने लगी कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, कम से कम उसको वहाँ पे दफना देते। सलीम साहब ने कहा, वो तो एक बिल्ली का बच्चा था, अब रात के इस पहर मैं क्या इसकी कब्र बनाऊंगा? चलो बैठो गाड़ी में। सलीम साहब को ये नहीं पता था कि झाड़ियों के पीछे एक बहुत पुराना कब्रिस्तान था जहाँ पे उन्होंने इस बिल्ली के बच्चे को बेदर्दी से फेंक दिया। दोनों दोबारा अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि अचानक उनकी गाड़ी बंद हो गई। कुछ समझ नहीं आ रही थी। काफ़ी कोशिश के बाद भी गाड़ी स्टार्ट ना हुई। सलीम साहब बाहर निकले। उन्होंने गाड़ी का हुड जो है ओपन किया और टॉर्च से गाड़ी के हुड में देखने लगे कि शायद कोई वायर वगैरह जो है वो ढीली हो गई हो या पानी वगैरह ख़त्म हो गया हो, जिसकी वजह से गाड़ी बंद हो गई है। काफ़ी कोशिश करने के बावजूद उनको कुछ समझ नहीं आई कि गाड़ी क्यों बंद हुई और काफ़ी कोशिश के बाद गाड़ी दोबारा स्टार्ट भी नहीं हुई। अब वो सोचने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। अब सारी रात हम इस गाड़ी में बैठकर तो नहीं गुजार सकते। सलीम साहब ने कहा कि मुझे अंदाज़ा है कि यहाँ से शहर ज़्यादा दूर नहीं होगा, हो सकता है हमें वहाँ पे कोई मदद मिल जाए, हमें पैदल ही चलना होगा। तो दोनों ने कुछ ज़रूरी सामान अपने कंधे पर डाला और रात के अंधेरे में सड़क के ऊपर चलने लगे।
अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि उन्हें झाड़ियों के दूसरी तरफ कुछ लाइट्स नज़र आईं। जाने पर यह पता चला कि वो कोई पुराना सा होटल है। कुछ ही देर और चलने के बाद वो दोनों होटल के सामने खड़े थे। पार्किंग लॉट बिल्कुल एम्प्टी था, वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं थी। वो दरवाज़ा खोल के जैसे ही होटल के कमरे में दाखिल हुए तो सामने ही एक डेस्क के ऊपर एक बूढ़े मियाँ बैठे किताब में कुछ हिसाब किताब कर रहे थे। इनको देखकर बोले, वेलकम, आइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। सलीम साहब ने कहा कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, हमें यहाँ रात रुकना होगा, कोई कमरा खाली है? बूढ़े मियाँ बोले, हाँ बिल्कुल, पूरा होटल ही खाली है। दूसरे कमरे पर आपको मैं एक कमरा दे देता हूँ, वो थोड़ा साफ़ सुथरा है। आप इस रजिस्टर के ऊपर अपना नाम लिख दें और शनाख्ती कार्ड वगैरह की डिटेल भी मुझे दे दें। वो सब करने के बाद बूढ़े मियाँ ने उन्हें चाबी दी और कहा कि दूसरी मंजिल के ऊपर ये कमरा है। दोनों बहुत थके हुए थे। उन्होंने अपना सामान पकड़ा और कमरे के अंदर दाखिल हो गए। नादिया खाने पीने का कुछ सामान अपने साथ लाई हुई थी। उन्होंने कुछ खाया पिया और जल्द ही सोने की तैयारी की। कहते हैं कि अभी आधी ही रात गुजरी थी कि नादिया को ऐसा लगा कि बाथरूम में कुछ आवाज़ें आ रही हैं। सलीम साहब तो घोड़े बेच के सो रहे थे। नादिया उठी अपने बेड से और बाथरूम के अंदर चली गईं। जैसे ही वो बाथरूम के अंदर गईं तो अचानक दरवाज़ा बंद हो गया और अंदर से चीखने की आवाज़ें आने लगीं। जैसे उसका शोर और गुल सुनकर सलीम साहब भी जाग उठे और दरवाज़े की तरफ भागे। बाथरूम का दरवाज़ा खोलने की उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसे लगता था कि किसी ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर रखा हो। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला और अंदर से नादिया मुसलसल चीखे जा रही थी कि मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेगी, ये मुझे मार डालेगी। अब सलीम साहब को कुछ समझ नहीं आ रही थी। अचानक उनको ख्याल आया, क्यों ना मैं नीचे जाऊं और बाबा जी से एक्स्ट्रा चाबी लेकर आऊं। उन्होंने यही किया। वो भागते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरे और बाबा जी से कहने लगे कि मेरी बीवी जो है बाथरूम में बंद हो गई है और वो दरवाज़ा नहीं खोल पा रही, क्या आपके पास मास्टर कीज़ होंगी? वो बाबा जी जल्दी में ड्रॉर्स में सारी कीज़ वगैरह, चाबियां वगैरह देखने लगे। उनके हाथ में चाबियां आईं और कहने लगे, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। दोनों जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुए, अभी वो कमरे के दरमियान में ही खड़े थे कि बाथरूम का दरवाज़ा अचानक खुद ब खुद खुल गया और उनकी आंखों ने जो देखा उनको यकीन नहीं आ रहा था। नादिया हवा में मुअल्लक थी और ऐसे लगता था कि उसकी चुटिया को किसी ने पकड़ रखा हो और ऊपर हवा में उठाया हो। उसकी टांगें हवा में लहरा रही थी और वो चीख चीख के कह रही थी कि मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेगी। सलीम साहब को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें। ये सारा मंजर देखकर बाबा जी की तो हालत ख़राब हो गई। अभी वो ये सोच ही रहे थे कि मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूँ कि दरवाजे के पीछे एक औरत नज़र आई जिसके बहुत ही लंबे लंबे बाल थे। उसकी आंखों में जैसे खून था। वो कहने लगी कि तुमने मेरे बच्चे को मारा है, अब मैं तुम्हें और तुम्हारी बीवी को नहीं छोड़ूंगी। बाबा जी ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, वो अपने दिल को पकड़ के वहीं पे गिर गए। सलीम साहब के कदम भी जम गए। अब वो कहीं भी भाग नहीं पा रहे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था वो अपनी बीवी को बचाएं या क्या करें। इतनी देर में सलीम साहब ने अपनी बीवी को देखा तो उसकी गर्दन ऐसी हुई जैसे किसी ने उसकी गर्दन को मरोड़ दिया हो और वो ज़मीन पर गिर के वहीं पे फौत हो गई। सलीम साहब जैसे ही उसके पास पहुँचे, वो औरत उनके सर पर थी। उसने सलीम साहब का भी कत्ल कर दिया। एक ही रात 3 अमवात हो गई थी, एक ही कमरे में।
उस औरत ने कहा कि तुमने मेरे बच्चे को मारा था, वो बिल्ली का बच्चा मेरा बेटा था, तुमने उसको बेदर्दी से कब्रिस्तान में फेंका, मैंने अपना बदला ले लिया। खैर, दूसरे दिन सुबह होटल में दो लड़के काम करने के लिए आए जो होटल की सफाई वगैरह करते थे। मामूल के मुताबिक उनको सामने ही बूढ़े मियाँ मिलते थे और उनको हदायत देते थे कि ये कमरा साफ़ करना है, यहाँ से ये सफाई करनी है। उस दिन दूसरी सुबह उनको वो बूढ़े मियाँ अपनी डेस्क के ऊपर नहीं मिले। खैर, वो जैसे ही दूसरे फ्लोर के ऊपर गए तो उन्हें एक कमरा खुला हुआ मिला, तो वो समझ गए कि शायद इस कमरे की सफाई करनी है। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुए तो उन्हें वो बूढ़े मियाँ ज़मीन के ऊपर मरे हुए मिले। उन्होंने नीचे भाग के रिसेप्शन के ऊपर आकर पुलिस को फ़ोन किया। थोड़ी ही देर में पुलिस वहाँ पर आ गई। हैरत की बात ये थी कि वहाँ पे सलीम साहब और नादिया की लाश नहीं थी, उनकी बॉडीज़ नहीं थी, सिर्फ बूढ़े मियाँ वहाँ पर मरे हुए पाए गए थे। खैर, इंस्पेक्टर साहब ने एम्बुलेंस वालों को तो कॉल कर दी कि आके इनकी बॉडी को लेकर जाएं और पोस्टमार्टम वगैरह करें, लेकिन उन्होंने वहाँ पे अपनी तफ्तीश भी शुरू कर दी। उन्होंने रजिस्टर चेक करना शुरू कर दिया कि कल रात इस कमरे में कौन रहा था। रजिस्टर में सलीम साहब और नादिया का नाम साफ देखा जा रहा था, लेकिन वो कौन थी उनको समझ नहीं आ रही थी। वो समझे कि शायद कोई दो लोग इस होटल में रहे होंगे जिन्होंने कोई कार्रवाई या वारदात करने का सोचा होगा और उन्होंने इन साहब की जान लेकर यहाँ से फरार होने की कोशिश की। अभी वो इस वारदात का सुराग लगाने की कोशिश ही कर रहे थे कि उन्हें एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई। वो हेडक्वार्टर से थी, थाने से थी। दूसरी तरफ सिपाही ने बताया कि सर, आप जिस लोकेशन पर हैं वहाँ पे पास ही एक कब्रिस्तान है। वहाँ के गोरकन ने हमें कॉल की है कि यहाँ पे दो लोगों की बॉडीज़ पाई गई हैं, दो लोगों की लाशें, एक मर्द की और एक औरत की। इंस्पेक्टर साहब दूसरे सिपाहियों के साथ फ़ौरन उस मुकाम पर पहुँचे, यानी कब्रिस्तान। सलीम साहब की पॉकेट में से उनका आईडी कार्ड मिला तो उनको वो नाम नज़र आया जो रजिस्टर के ऊपर लिखा हुआ था, सलीम साहब का और नादिया का। उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी, वो कुछ क्लू मिलाने की कोशिश कर रहे थे। फिर उनको नादिया की और सलीम साहब की गाड़ी भी वहाँ पे खड़ी मिली जो कि ख़राब हो चुकी थी। इंस्पेक्टर साहब ने अपनी तरफ से ये मुअम्मा सॉल्व कर लिया था। रिपोर्ट में ये लिखा गया कि दो लोग जिनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी, सलीम नामी शख्स और उसकी बीवी नादिया, एक होटल में आए। उन्होंने कुछ कार्रवाई करने की कोशिश की थी। जब इन बूढ़े साहब ने उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने इन बूढ़े साहब की जान ले ली और फिर होटल से भागने की कोशिश की। जब वो दोनों अपनी गाड़ी में पहुंचे तो उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर किसी तीसरे शख्स ने इनको रॉब करने की कोशिश की और इनको मारकर इनकी लाशों को कब्रिस्तान में फेंक दिया। रिपोर्ट में ये लिखा गया था, लेकिन आज तक ये कोई नहीं जान पाया कि उनकी मौत दरअसल किसी गैर मरई मखलूक ने की थी। अगर किसी को पता नहीं चल सका कि उनकी मौत कैसे हुई तो ये कहानी हम तक पहुंची कैसे। दरअसल उस कब्रिस्तान का जो गोरकन था वो आमिल भी रह चुका था, जिसने ये काम करना छोड़ दिया था, लेकिन मजबूरन इन हालात में उसको अपना इल्म इस्तेमाल करते हुए इसकी तह तक पहुंचने का तजस्सुस हुआ। उसका तजस्सुस उस वक्त बढ़ा जब उसने इन दोनों की लाशों के साथ एक बिल्ली के बच्चे की भी लाश देखी। उसने अपना कुछ अमल किया तो वो औरत ज़ाहिर हो गई, यानी कि एक जिन, एक चुड़ैल
جو اس بلی کے بچے کی ماں تھی، اس نے آ کے ساری حقیقت اس عامل کو، اس گورکن کو بتائی کہ میں نے ان کو اس لیے مارا ہے کہ اس نے میرے بچے کو مارا تھا۔ امید ہے یہ ایک چھوٹی سی سٹوری، کہانی یا سچا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو لائک کر دیجئے گا۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب بھی کر لیں۔ پھر ملیں گے آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور ہارر سٹوری کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر، بائے بائے۔